उसमें बेसिकली एक नई कंट्रोवर्सी निकलकर सामने आई है और ये एक नई बात उठी है कि शायद गवर्नमेंट जो है प्रीएम्बल में कोई बहुत ज्यादा बड़े मेजर चेंजेस हैं यहां पर करने वाली है। सेक्युलर और सोशलिस्ट, ये दो वर्ड प्रीएम्बल से नई कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी में गायब, यानी कि अगर वो चेंज संविधान के खिलाफ, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ, प्रीएम्बल के खिलाफ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उन्होंने प्रीएम्बल में सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड नहीं डाला था। दावे के लिए नहीं, लेकिन दिल से किया, क्योंकि भारत इकलौता ऐसा देश है इस पूरी दुनिया में जहां पर जूइश का किसी भी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया गया। ये भी भारत का सेक्युलरिज्म है। असेंबली में इस पर डिबेट भी हुई थी। तो क्यों सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थॉट प्रोसेस के अगेंस्ट जाते हुए सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड को प्रीएम्बल में ऐड किया? और क्यों किया? क्योंकि उन्हें बेसिकली माइनॉरिटीज का वोट बैंक चाहिए। हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है चहल एकेडमी की इन डेप्थ करंट अफेयर सीरीज में। और इस इन डेप्थ करंट अफेयर सीरीज में हम करंट अफेयर्स के साथ साथ कंटेम्प्रेरी इश्यूज के टॉपिक 360 डिग्री अप्रोच के साथ कवर करते हैं, जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और भी ज्यादा आसान बनाता है। और आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत ज्यादा करंट टॉपिक है, एक बर्निंग टॉपिक है जो आपके जीएस पेपर 2 पॉलिटी से भी रिलेटेड है और कहीं ना कहीं डायरेक्टली अगर आप देखें तो आपके इंडियन सोसाइटी से भी रिलेट करता है, क्योंकि पार्लियामेंट का जो एक सितंबर का एक स्पेशल सेशन हुआ जो 18 से 23 सितंबर तक चला, उसमें बेसिकली एक नई कंट्रोवर्सी निकलकर सामने आई है और ये एक नई बात उठी है कि शायद गवर्नमेंट जो है प्रीएम्बल में कोई बहुत ज्यादा बड़े मेजर चेंजेस जो है यहां पर करने वाली है। अब देखिए, ये जो कंट्रोवर्सी है उसको पहले थोड़ा सा हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 28 मई 2023 को हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक नए पार्लियामेंट का बेसिकली इनॉग्रेशन किया, जिसे हम लोगों ने सेंट्रल विस्टा का नाम दिया था। और 19 सितंबर गणेश चतुर्थी के मौके पर पुरानी संसद से हम लोग नई संसद यानी सेंट्रल विस्टा में शिफ्ट हुए। और उसके बाद जब नई संसद में हम लोग शिफ्ट हुए तो वहां पर सेंट्रल हॉल में एक बेसिकली मीटिंग भी रखी गई, जो बेसिकली एक तरीके की इनॉग्रल मीटिंग थी सारे के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। और उसमें प्राइम मिनिस्टर ने यह सजेशन दिया कि बेसिकली जो ओल्ड पार्लियामेंट है उस ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग को हम पुरानी संसद कहकर उसकी गरिमा को कम ना करें, उसकी रिस्पेक्ट और उसकी डिग्निटी हम बनाए रखें और उसे हम नाम देते हैं संविधान सदन। तो ये तो बेसिकली ऑब्वियस सी बात है कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। और यहां पर 19 सितंबर 2023 को जब नई पार्लियामेंट यानी कि सेंट्रल विस्टा में सारे के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शिफ्ट हुए, तो नई पार्लियामेंट में जब शिफ्ट हुए तो सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नई किट दी गई और उस नई किट में बेसिकली हमें बहुत सारे बैजेस भी देखने को मिलते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन की एक नई कॉपी भी दी गई। लेकिन यहां पर कांग्रेस के जो लीडर हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने यहां पर सवाल उठाए और संविधान की नई कॉपी सभी लोगों के सामने रखी और यह कहा कि ये जो हमारी नई कॉपी हमें दी गई है प्रीएम्बल की, उसमें जो ये सेक्युलर और सोशलिस्ट यानी कि बेसिकली ये जो दो प्रीएम्बल के एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर कहे जाते हैं, सेक्युलर और सोशलिस्ट, ये दो वर्ड प्रीएम्बल से नई कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी में गायब थे। और फिर वहां पर एक बात उठने लगी कि शायद गवर्नमेंट जो है प्रीएम्बल में भी किसी तरीके के चेंजेस ला सकती है, क्योंकि मेजॉरिटी तो है ही गवर्नमेंट के पास और गवर्नमेंट उस चीज का फायदा भी उठा सकती है। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है। देखिए, किसी भी बुक को जब आप बेसिकली पढ़ते हैं तो आप वहां पर ये देखते हैं कि किसी भी बुक का जो सबसे पहला इंट्रोडक्शन का पेज होता है, जिसे हम लोग प्रस्तावना के नाम से जानते हैं, उसी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक इंट्रोडक्शन है या फिर प्रस्तावना है या फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो जिस फिलॉसफी पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, जिसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने खुद सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, उसे ही हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल या भारतीय संविधान की प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। अब अगर इस प्रीएम्बल को हम लोग यहां पर ध्यान से देखें तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको इस प्रीएम्बल में देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर आप यहां पर देखें तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड देखने को मिलता है जिसे बेसिकली हम लोग कहते हैं सॉवरेन। अब सॉवरेनिटी का मतलब बेसिकली यहां पर होता है संप्रभुता, यानी कि इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है, संप्रभु देश है, यानी कि भारत अपने लिए जो डिसीजन लेगा, भारत अपने लिए जो निर्णय लेगा, वो सिर्फ और सिर्फ भारत लेगा
और दूसरी कोई भी कंट्री भारत के किसी भी निर्णय पर किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं करेगी। जैसे कि आपको याद होगा कि जब 2019 में 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाया गया तो पाकिस्तान ने इंटरफेयर करने की कोशिश की थी, ठीक है, टर्की ने इंटरफेयर करने की कोशिश की थी और इंडिया ने अपने रिलेशन काफी हद तक उसके साथ खत्म कर दिए, क्योंकि इंडिया ने यह कहा था कि इंडिया द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में अगर आप किसी हैं या फिर इंटरफेरेंस करते हैं तो वो इंडिया की सॉवरेनिटी के अगेंस्ट जाता है, भारत की संप्रभुता के खिलाफ जाता है। तो इंडिया एक सॉवरेन कंट्री, तो सॉवरेनिटी बेसिकली क्या है कि प्रियम्बल का एक पार्ट है। उसके बाद बेसिकली हम लोग यहां पर देखते हैं कि सोशलिस्ट यानी कि समाजवाद भी यहां पर हमारा प्रियम्बल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई इंडिया जो है वो कैपिटलिज्म की तरफ नहीं जाएगा, वो सोशलिज्म की तरफ जाएगा। इंडिया में जो अमीर लोग हैं, जो बेसिकली रिसोर्सफुल हैं, उनसे टैक्स लिया जाता है और वो टैक्स जो है बिलो पॉवर्टी लाइन या गरीब लोग जो हैं उनकी भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप लोग टैक्स पे कर रहे हैं, स्कूल और कॉलेज की पूरी फी देते हैं, पूरा पैसा देते हैं, लेकिन आपका जो बेसिकली टैक्स कटता है उसमें से, उसी में से गरीब बच्चों, 6-14 साल तक के गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है राइट टू एजुकेशन के नाम से। ये सोशलिज्म का एक एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। और सेक्युलर का बेसिकली यहां पर हम लोग एक और मतलब देखते हैं, सर्वधर्म समभाव, यानी कि इंडिया में जितने भी रिलीजन हैं सभी रिलीजन को इक्वल रखा जाता है, हर रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है और इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाता है। किसी भी रिलीजन को स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलता, चाहे वो मेजॉरिटी हो चाहे वो माइनॉरिटी हो, यानी सभी को हम लोग एक जैसा ही यहां पर ट्रीट करते हैं। डेमोक्रेटिक की तो हमें बात ऑब्वियसली पता ही है, इंडिया जो है इस दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्योंकि यहां पर इलेक्शंस जो होते हैं, फेडरलिज्म अलग लेवल पे इंडिया में एस्टैब्लिश किया जा चुका है, चाहे वो लोकसभा लेवल पर हो, विधानसभा लेवल पर हो, पंचायत या नगर पालिका लेवल पर हो, डेमोक्रेसी हमें पीक पर देखने को मिलती है। और रिपब्लिक का मतलब यह है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो चुनाव जीतेगा वही राजा बनेगा। यानी पहले की तरह एंशिएंट हिस्ट्री में ऐसा नहीं होगा कि किंग की जो नेक्स्ट जनरेशन है वो किंग बनेगी, फिर किंग की नेक्स्ट जनरेशन फिर वो किंग बनेगी। आज की तारीख में आपका पॉलिटिकल कनेक्शन हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, इलेक्शन जीत भी सकते हैं। आपको अमीर होने की जरूरत नहीं है, आपको ताकतवर होने की जरूरत नहीं है। आप अगर चाय भी बेचते हैं तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसी को बेसिकली हम लोग रिपब्लिक के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग जस्टिस की बात करते हैं तो इंडिया में हम लोग सामाजिक न्याय दिलवाते हैं, लोगों को डिस्क्रिमिनेशन खत्म करवाते हैं, सोशल जस्टिस दिलवाते हैं, इकोनॉमिक जस्टिस के नाम पर हम सभी लोगों को अपलिफ्ट करते हैं। पॉलिटिकल जस्टिस दिलवाया जाता है, जितना हक इस देश के हर सिटीजन को चुनाव लड़ने का है उतना ही ज्यादा हक चुनाव में वोट देने का भी है। लिबर्टी यहां पर है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर हम लोग आर्टिकल नंबर 19 देखते हैं तो हमें यहां पर फंडामेंटल राइट हमें देखने को मिलता है, जिसमें राइट टू फ्रीडम के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, आजादी। इसके अलावा इक्वालिटी है ही, ये चीज हमें अगेन अपने फंडामेंटल राइट में आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 तक देखने को मिलती है, जिसमें राइट टू इक्वालिटी के बारे में बहुत क्लियरली बताया गया है कि इस देश का हर नागरिक जो है समान है, चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, चाहे वो पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक स्तर पर हो, हर चीज में। और फ्रेटर्निटी, इसका मतलब बेसिकली भाईचारा या ब्रदरहुड। तो ये बेसिकली हमारे कुछ वर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट जो प्रियम्बल का पार्ट है। अब ये जो वर्ड्स हैं प्रियम्बल, ये सिर्फ शब्द नहीं है, हमारे पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिलोसॉफी है वो इसी प्रियम्बल पर बेस्ड है। क्योंकि आपको हमारे संविधान में जितने भी कानून दिखते हैं, आर्टिकल नंबर 1 से लेकर आर्टिकल नंबर 395 तक, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 25 तक, या शेड्यूल 1 से लेकर शेड्यूल 12 तक, जितनी भी चीजें आपको हमारे संविधान में देखने को मिलती हैं, वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो बेसिकली आपको इसी प्रियम्बल की फिलोसॉफी पर डिपेंड करने को मिलती है। कोई भी ऐसा कानून आपको हमारे संविधान में ऐसा नहीं मिलेगा जो इस प्रियम्बल के किसी भी तरीके से अगेंस्ट जाता है। अब यहीं पर बेसिकली कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। जब प्रियम्बल भारत के संविधान की प्रस्तावना है तो जो नई कॉपी, नई किट कॉन्स्टिट्यूशन की नए पार्लियामेंट में लोकसभा के मेंबर्स को या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्ट्रीब्यूट की गई, तो उस नए संविधान की कॉपी में सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड जो है वो क्यों गायब था? क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारी चीजें। नंबर 1, अगर इंडियन गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से प्रियम्बल में कोई भी चेंज लेकर आना है तो उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट को आर्टिकल नंबर 368 के तहत जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाना पड़ता है, ठीक। और अगर यहां पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
को चेंज किया जाता है, लेकिन वो चेंज किसी भी तरीके का नेगेटिव होता है, यानी कि अगर वो चेंज संविधान के खिलाफ, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ, प्रीएम्बल के खिलाफ, या फिर अगर हम केशवानंद भारती के केस की बात करें तो अगर बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट या इस देश की जुडिशरी जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल करके संविधान के उस चीज को वापस से रख सकती है, यानी कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ने बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाते हुए जो कानून बनाया है या इंप्लीमेंट किया है, जुडिशियल रिव्यू के नाम पर उसे कैंसिल भी किया जा सकता है। तो कंट्रोवर्सी बेसिकली ये है कि सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड यहां से हटाए गए हैं। लेकिन आते हैं एक और कहानी पर, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये तो पहला पहलू था, यहां पर बेसिकली ऑपोजिशन पार्टी ने इसका विरोध तो कर दिया, लेकिन ये सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड अगर कॉपी में से हटाए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी में से रिमूव किए गए हैं, तो ये क्यों गए हैं? अब सिक्के का दूसरा पहलू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ओरिजिनल वे में देखें, यानी वो कॉन्स्टिट्यूशन जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, तो उस 1950 के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसको 389 आजादी से पहले और आजादी के बाद 299 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने बनाया, जिसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। उन्होंने प्रीएम्बल में सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड नहीं डाला था। प्लीज रिमेंबर दिस। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसे हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में धर्मनिरपेक्ष यानी कि बेसिकली सेक्युलर वर्ड या सोशलिस्ट वर्ड नहीं डाला था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेक्युलर वर्ड प्रीएम्बल में डालने के अगेंस्ट थे। यहां पर ये पूरी डिबेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सबूतों में आज भी 2023 में आपको मौजूद मिलेगी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ये कहा था कि सेक्युलर शब्द जो है वो प्रीएम्बल में नहीं आएगा। इसके कुछ रीजन। पहला रीजन जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वो कहा था कि सेक्युलर शब्द को आपको प्रीएम्बल में डालने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इंडिया हमेशा से ही एक सेक्युलर कंट्री रहा है। अगर हम लोग यहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन तक जाएं तो वहां पर आपको सिर्फ हिंदू रिलीजन देखने को मिलता है, क्योंकि पूरी दुनिया में उस वक्त सिर्फ हिंदू रिलीजन ही था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हिंदुइज्म सबसे पुराना धर्म है। अगर आप उसके बाद ऋग्वैदिक पीरियड में आते हैं 1500 से 1000 बीसी में, या 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक आप लेटर वैदिक पीरियड में आते हैं, या फिर 3000 बीसी से लेकर 1750 तक के बीसी के इंडस वैली सिविलाइजेशन में आते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदुइज्म या सनातन ही धर्म देखने को मिलता है। जब आप प्री मॉडर्न पीरियड में पहली बार एंटर करते हैं तब आपको दो रिलीजन देखने को मिलते हैं, बुद्धिज्म और जैनिज्म। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म ये दो अलग रिलीजन है जो हिंदुइज्म से निकले थे। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म को तो हिंदुइज्म ने एक्सेप्ट किया था, तो क्या ये सेक्युलरिज्म नहीं था भारत का? उसके बाद अगर हम लोग पूरे के पूरे एंशिएंट हिस्ट्री को क्रॉस करके अर्ली मिडिवल पीरियड में आते हैं और मोहम्मद बिन कासिम का अटैक इंडिया में हम लोग देखते हैं 712 एडी में, और उसके बाद न जाने कितने बेसिकली मुस्लिम आक्रमकों ने इंडिया पर अटैक किया। 1206 पर दिल्ली सल्तनत इंडिया में स्टैब्लिश हुई और इंडिया में इस्लाम की एंट्री हुई। उस वक्त भारत ने इस्लाम को भी एक्सेप्ट किया, ये भी तो सेक्युलरिज्म है। और फिर उसी के बाद हिंदू रिलीजन से हिंदुओं की रक्षा करने के लिए एक और धर्म निकला, जिसे आज हम सिख धर्म के नाम से जानते हैं। भारत ने सिख धर्म को भी एक्सेप्ट किया, यह भी भारत का सेक्युलरिज्म था। उसके बाद जब यूरोपियंस और ब्रिटिशर्स की एंट्री होती है इंडिया में, तो हमने क्रिश्चियनिटी को भी एक्सेप्ट किया क्रिश्चियन मिशनरीज के नाम पर, यह भी भारत का एक सेक्युलरिज्म है। भारत की आजादी होती है उसके बाद हमें बहुत सारे जो जूइश हैं जो दुनिया भर में बेसिकली फैले हुए थे, क्योंकि रोमन एम्पायर ने इजराइल पर अटैक करके उनको एक्सप्लॉइट किया था, और हमने जूइश को भी यहां पर हमने एक्सेप्ट किया, और सिर्फ एक्सेप्टेंस दिखावे के लिए नहीं लेकिन दिल से किया, क्योंकि भारत इकलौता ऐसा देश है इस पूरी दुनिया में जहां पर जूइश का किसी भी तरीके का एक्सप्लॉइटेशन नहीं किया गया। यह भी भारत का सेक्युलरिज्म है। और आजादी के बाद हम लोग यहां पर देखते हैं कि पारसी कम्युनिटी इंडिया में आती है। वो पारसी कम्युनिटी जो जहां से पैदा हुई थी ईरान से, वो आज ईरान में जिंदा नहीं बची है, लेकिन उस पारसी कम्युनिटी का जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं था, वो पारसी कम्युनिटी आज इंडिया में प्रोटेक्टेड है। रतन टाटा से लेकर ना जाने कितने बिजनेसमैन और एक्टर्स और बड़े बड़े लोग पारसी कम्युनिटी के इंडिया में फले फूले हैं, उनको भी हमने एक्सेप्ट किया। तो ये भी सेक्युलरिज्म है। संविधान आपका अभी अभी बना है 70-80 साल पहले, लेकिन भारत अपनी सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन 2000 साल पहले से लिख रहा है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जब इतना बड़ा इतिहास भारत के सामने है कि इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ सेक्युलर स्टेट, तो प्रीएम्बल में डालने की जरूरत नहीं है। रीजन नंबर 2, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह कहा कि फंडामेंटल राइट के नाम पर
आर्टिकल नंबर 25 से लेकर आर्टिकल नंबर 28 यानी कि 25, 26, 27, 28 राइट टू रिलीजन दिया गया है, जिसमें क्लियरली ये लिखा है कि हर धर्म जो है वो एक जैसा ही है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जब हमने बेसिकली हर रिलीजन को इक्वल स्टेटस दे दिया है फंडामेंटल राइट में, तो फिर हम लोग बेसिकली क्यों यहां पर प्रीएम्बल को शामिल कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि हमने दे तो दिया है फंडामेंटल राइट में। तीसरा रीजन जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि इस संविधान सभा को लोगों ने इसीलिए चुना कि संविधान बनाए, बल्कि इसीलिए नहीं चुना कि ये संविधान सभा अपने थॉट प्रोसेस को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने कानूनों को इस देश पर थोपे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि जिस दिन इस देश के लोगों को लगेगा कि सेक्युलर वर्ड और ज्यादा इंपॉर्टेंट मिलनी चाहिए, तो उस वर्ड को प्रीएम्बल में शामिल करना है या नहीं करना है, इस बात का फैसला भारत के लोग ही भविष्य में करेंगे। ये तीन मुख्य रीजन से जिसकी वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रीएम्बल में सेक्युलरिज्म वर्ड को शामिल नहीं होने दिया, और सेम उनका कहना सोशलिस्ट वर्ड के लिए भी था। लेकिन हम लोग यहां पर देखते हैं कि इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने इमरजेंसी के टाइम पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में जबरदस्ती ये सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड ऐड करवाए थे। जी हां, अगर मैं यहां पर बेसिकली बात करता हूं, यहां पर ये सोशलिस्ट वर्ड आपके प्रीएम्बल का और ये सेक्युलर वर्ड जिन पर आपको रेड मार्क यहां पर दिख रहा है, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, यानी कि इन्हें बाद में ऐड करवाया गया। कब ऐड करवाया गया? 1976 में इंदिरा गांधी ने ऐड करवाया था इमरजेंसी के टाइम पर, और यही वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 है जिसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जिसमें 54 आर्टिकल्स के साथ छेड़छाड़ की गई थी। कुछ आर्टिकल्स को हटाया गया था, कुछ को जोड़ा गया था, कुछ कानून बदले गए थे, कर दिए गए थे, नए ऐड किए गए थे। और इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो क्वांटिटी वाइज इतना बड़ा हो, ये सबसे पहली बार हुआ था, इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन मॉडर्न इंडिया वी हैव एवर सीन, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मुझे नहीं लगता कि उनसे ज्यादा समझदार और पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति था, क्योंकि आज मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूं और आप जो पॉलिटी पढ़ रहे हैं वो सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन लिख कर गए थे। तो हम जैसे लोग तो बेसिकली नाम भी उनका नहीं ले सकते कानून के मामले में और समझदारी के मामले में। तो जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूरी तरीके से प्रीएम्बल में इन दो वर्ड्स के अगेंस्ट थे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस पर डिबेट भी हुई थी, तो क्यों सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थॉट प्रोसेस के अगेंस्ट जाते हुए सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड को प्रीएम्बल में ऐड किया? क्योंकि 1975 25 ऑफ जून 1975 को इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर की थी, जिसे हम लोग ब्लैक डे के नाम से जानते हैं। और ये जो बेसिकली इमरजेंसी है इसीलिए लगाई गई थी क्योंकि लोकनायक जयप्रकाश नारायण मोर्चा खोल बैठे थे सरकार के खिलाफ, और सरकार को इस बात का डर था कि सरकार गिर जाएगी, वो चुनाव होने देने से रोकना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इमरजेंसी लगाई। और इमरजेंसी लग गई तो सीधी सी बात है कि मेजोरिटी तो उनके पास थी ही, और इलेक्शन उन्होंने रोक दिए लोकसभा के। तो इसी बात का फायदा उठाते हुए इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में सोशलिस्ट और ये जो सेक्युलर वर्ड है उसको ऐड किया। और क्यों किया? क्योंकि उन्हें बेसिकली माइनॉरिटीज का वोट बैंक चाहिए था। क्या इंडिया 1976 से पहले सेक्युलर स्टेट नहीं था क्या? 110% था, क्योंकि 1976 से पहले भी हमें राइट टू रिलीजन आर्टिकल 25 to 28 देखने को मिलता है। क्या इंडिया सिर्फ 1976 के बाद ही सेक्युलर स्टेट बना है क्या? क्या 1976 से पहले हमें इंडिया में माइनॉरिटीज नहीं देखने को मिलती थी क्या? बिल्कुल देखने को मिलती थी, ज्यादा खुश देखने को मिलती थी, बेहतर अप्रोच के साथ देखने को मिलती थी। मैं तो ये कहूंगा कि 1976 में जब सेक्युलर वर्ड प्रीएम्बल में ऐड किया गया तब शायद सेक्युलर को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तो यहां पर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए, और जो उन्होंने नारा दिया था इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने कि गरीबी हटाओ, उसको बेसिकली फ्रूटफुल बनाने के लिए यहां पर ये जो दो वर्ड है उनको ऐड किया गया। जब 1976 में ये ऐड कर दिया गया तो 1976 के बाद 1976 में ऐड कर दिया गया तो 1977 में मोरारजी देसाई और आपको चरण सिंह की गवर्नमेंट देखने को मिलती है। उन्होंने बेसिकली प्रीएम्बल में कोई छेड़छाड़ नहीं की। उसके बाद फिर डायरेक्ट हम लोग देखते हैं कि वीपी सिंह और चंद्रशेखर थे, राजीव गांधी ऑब्वियसली बीच में थे, एंड इंदिरा गांधी भी आई थी। 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव आते हैं तो उन्होंने भी
प्रियम्बल में कोई चेंजेस नहीं किए, यहां तक कि देवेगौड़ा और इंदर कुमार गुजराल की सरकार ने भी नहीं, और अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट ने भी नहीं, और फिर मनमोहन सिंह की तो गवर्नमेंट अगेन ऑब्वियसली आपकी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। लेकिन जब 2014 में ये गवर्नमेंट आई तो ये रिलीजन को लेकर थोड़ी तो अग्रेसिव रही ही है हमेशा से। किसी को लेकिन इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि प्रियम्बल में शायद इस तरीके के चेंजेस जो है लाए जा सकते हैं, क्योंकि देखिए धुआं वहीं पर उठता है जहां पर आग होती है। तो अगर बेसिकली प्रियम्बल में किसी भी तरीके का बदलाव नहीं लाना चाहती थी गवर्नमेंट, तो नई कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी में बेसिकली वो 2 वर्ड क्यों नहीं, और इस तरीके की प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती है। तो ये डेलिबरेटली बेसिकली किया गया है। तो ये बेसिकली हमारा प्रियम्बल है। अगर आप इस प्रियम्बल को किसी भी तरीके से नेगेटिव तरीके से चेंज करने की कोशिश करते हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जाता है, तो आपको कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जो जुडिशियल रिव्यू है उसका तो सामना करना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन इसके बाद हमें एक और ऑप्शन ये मिलता है गवर्नमेंट के नाम पर कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सरकार के किसी भी कानून को जुडिशियल रिव्यू के नाम पर कैंसिल करती है, तो सरकार फिर से एक और बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाकर उस जुडिशियल रिव्यू को फिर से कैंसिल कर सकती है। अब ये डिबेट यहां पर चल रहा है। कुछ लोगों का यह मानना है कि प्रियम्बल जो है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक प्रस्तावना है, वो उसमें सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड होना ही चाहिए। कुछ लोगों का यह कहना है कि जब ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था और राइट टू रिलीजन ऑलरेडी दिया गया है, सोशलिज्म ऑलरेडी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अगेंस्ट में थे, तो अगर इसे बीच में कभी 1976 में ऐड किया भी गया है इन वर्ड्स को प्रियम्बल में, जो पॉलिटिकल एक तरीके से बेनिफिट को लेने के लिए था, तो इन शब्दों को आज हटा दिया जाना चाहिए। तो आप लोगों का क्या कहना है? क्या प्रियम्बल से सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड को हटाना चाहिए? क्या ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डिग्निटी को कम कर देगा, या फिर इन वर्ड्स को बेसिकली हमें बने रहना देना चाहिए? क्योंकि यहां पर इंदिरा गांधी का जो बेसिकली थॉट प्रोसेस है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के थॉट प्रोसेस के अगेंस्ट दिखता है। तो आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस प्रियम्बल के जो नए बदलाव या नए एक्सपेरिमेंट्स होने वाले हैं उसमें आपकी क्या राय है? और इसी तरीके के टॉपिक्स को जो आपके करंट अफेयर्स और कंटेम्प्रेरी इशू से रिलेटेड हैं, जो बेसिकली आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और इजी बनाएंगे और सब कुछ आपके लिए सिलेबस में कवर करने के लिए आसान कर देंगे। सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून्ड विद चहल अकेडमी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।